नमस्कार बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने ऊर्जा के बारे में पूरा पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे शक्ति। ठीक है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखो हमने इस चैप्टर में कार्य, ऊर्जा और शक्ति की बात करी, जिसमें तीनों अदिश राशियां, तो शक्ति भी अदिश राशि होती है क्योंकि इसका संबंध भी कार्य से है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं बेटा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जनरल परिभाषा है छोटी सी। माना डेल्टा टी समय में, दर की बात हो रही है, डेल्टा टी समय में किसी वस्तु पर डेल्टा डब्ल्यू कार्य हुआ हो। माना किसी वस्तु पर डेल्टा टी समय में डेल्टा डब्ल्यू कार्य हुआ हो, डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया गया हो तो शक्ति, औसत शक्ति होगी पी एवरेज। शक्ति को पी से निर्देशित करते हैं, पी एवरेज डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा टी। ये आपकी औसत शक्ति का सूत्र आ गया बेटा। ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे औसत शक्ति, समीकरण संख्या 1। अगर किसी क्षण पे शक्ति ज्ञात करनी हो, जिसको हम बोलेंगे तात्क्षणिक शक्ति, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे औसत शक्ति है उसको अपन ऐसे लिखेंगे, तात्क्षणिक शक्ति के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समय अंतराल को कम कर देंगे, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसको लिखा जाएगा पी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। डब्ल्यू का टी के सापेक्ष अवकलन। किसी क्षण पे हमें शक्ति ज्ञात करनी हो तो डब्ल्यू का टी के सापेक्ष क्या कर लेते हैं? समाकलन कर लेते हैं। शक्ति का मात्रक वैसे तो वाट होता है बेटा। एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट साइंटिस्ट का नाम था जिसको डब्ल्यू से निर्देशित करते हैं। ठीक है ना। और वाट को कैसे लिखेंगे? सूत्र के हिसाब से, जूल पर सेकंड। कैसे उत्पन्न करेंगे? जूल पर सेकंड से। एक वाट शक्ति जो है वो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगर किसी वस्तु पर 1 सेकंड के लिए 1 जूल कार्य किया गया हो तो उसकी शक्ति कितनी होगी वस्तु की? 1 वाट। ठीक है ना। ये छोटी यूनिट, अगर हम इसको किलोवाट में लिखें, 1 किलोवाट, ऐसा भी सुनोगे 1000 वाट या 10 की घात 3 वाट। 1 मेगावाट आपने सुना होगा, 10 की घात 6 वाट। 1 गीगावाट 10 की घात 9 वाट के बराबर। 1 टेरावाट 10 की घात 12 वाट के बराबर। ठीक है ना। ऐसे आपको याद रखनी है। एक हस्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर, ये भी शक्ति का मात्रक होता है 746 वाट। 1 एचपी में 746 वाट होता है। 1 एचपी में कितना वाट होता है? 746। तो शक्ति के बारे में हमें इतना ही डिस्कस करना था। इससे अगला टॉपिक होगा बेटा टक्कर। ठीक है ना, जिसमें हम टक्कर कई प्रकार की पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा टक्कर होगा। तो शक्ति में केवल हमें इतना ही देखना होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। यहां तक जो हमने कुछ पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो आपका, यदि एक स्टील के तार से, जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था ना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखो। एक स्टील के तार से 2.5 किलोग्राम भार लटकाने से, एक स्टील के तार से 2.5 किलोग्राम भार लटकाने से इसकी लंबाई में 0.25 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। जो हमने स्प्रिंग की ऊर्जा निकाली थी, या स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, संपीड़ित करते हैं, उसको खींचते हैं, तो उसमें कार्य होता है जिसका सूत्र हमने सीखा हुआ 1/2 kx², जहां के स्प्रिंग नियतांक है। प्रश्न है, एक स्टील के तार से, प्रश्न लिख लो पहले, एक स्टील के तार से 2.5 किलोग्राम भार लटकाने से उसकी लंबाई में 0.25 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तार को खींचने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तार को खींचने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। खींचा आपने, उसकी लंबाई में वृद्धि हुई है, तो खींचने में किया गया था
ये स्प्रिंग से रिलेटेड ही हुआ, ठीक है ना। स्प्रिंग की बात करें चाहे तार की, कार्य का सूत्र 1/2 के x स्क्वायर ही किया था हमने, खींचने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से, भार कितना लटका है, मान लो एक तार था, एक सिरा जो है वो दीवार से बंधा हुआ है और तार का दूसरे सिरे से हमने एक भार 2.5 किलोग्राम का एक ब्लॉक ऐसे लटकाया हुआ है। इसका द्रव्यमान कितना है, 2.5 kg। जब ये तार से हमने ऐसे भार लटकाया तो ये त्वरित होगा, नीचे की तरफ इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई और नीचे इस पे क्या लगा, बल mg, तनाव बल ऊपर की तरफ लगा, ठीक है। तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई, विस्थापन जो हुआ जिसको अपन x से निर्देशित करेंगे वो 0.25 सेंटीमीटर, या मीटर में बदलूं तो इसको कितना हो गया, 0.0025 मीटर। इतना इसके विस्थापन में वृद्धि हो गई, इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई और भार था अपना m बराबर 2.5 kg। हुक का नियम क्या बोलता है, हुक के नियम से हम k का मान निकाल लेंगे, इस तार का जो स्प्रिंग नियतांक है, जो कांस्टेंट है वो मान आ जाएगा। हुक के नियम से अपन जानते हैं F बराबर kx होता है, माइनस साइन, उसका माइनस साइन जो है वो ये निर्देशित करता है कि जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है ना, जो स्प्रिंग बल है वो x के दिशा के विपरीत होता है। अब आपका जो F है वो कितना होगा, F जो ऊपर की तरफ लगेगा वो mg के बराबर होगा, ठीक है ना। तो F की जगह आप रखोगे mg बराबर k इंटू x, तो k का मान ज्ञात करना है तो mg बटा x, m का मान 2.5, g का मान आप 10 ले लो या 9.8 ले लो, x का मान 0.0025, पॉइंट हटा लो ऊपर 10 की घात 4, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 25 से 25 कट गया, आंसर बचा अपने पास 10 से 10 कट गया, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति मीटर, ये k का मान आ गया। और जब स्प्रिंग को या तार को हम त्वरित करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसको संपीड़ित करते हैं तो उसमें कार्य जो होता है W बराबर 1/2 kx स्क्वायर होता है। तो W बराबर 1/2, k का मान आपके पास 10 की घात 4, x का मान 0.0025 का होल स्क्वायर। जब आप इसको हल करोगे तो 1/2 इंटू 10 की घात 4, इसको हल करोगे तो 25.0025 का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, 25 गुणा 25 गुणा 10 की घात -8, और 25 को 25 से गुणा कर लो, 625 में 2 का भाग दे लो, गुणा 10 की घात -4 जूल, -8 + 4 -4 बचेगा और इसको हल कर लेना। ये अपना कुल कार्य होगा, उसको 0.25 सेंटीमीटर त्वरित करने में, उसकी लंबाई में वृद्धि करने में इतना कार्य होगा, ठीक है। चाहे हम स्प्रिंग के लिए करें ये सवाल, चाहे हम किसी तार के लिए करें, स्ट्रिंग के लिए करें, दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगना है, ठीक है ना, दोनों का एक जैसा कॉन्सेप्ट होता है। हुक का नियम तार के लिए भी लागू होता है और स्प्रिंग के लिए भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वाहन की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने पर, 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाती है तो प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न दिखने में बहुत छोटा सा है पर लॉजिकली सोचना होगा। गतिज ऊर्जा से संबंधित सवाल है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। गतिज ऊर्जा ½ mv² होती है वस्तु की, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर उसकी चाल जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा दें तो गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाती है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है इसको, ठीक है। सवाल देखो, किसी वाहन की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाती है। तो वाहन की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। वाहन की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। यह सवाल है, ठीक है। वाहन की प्रारंभिक चाल हमें ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से, जब हमने माना कि भाई वाहन का जो द्रव्यमान है, वाहन का द्रव्यमान m और प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, केवल 1/2 mu²। माना एक वाहन जिसका द्रव्यमान m, प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग कितना है u या v ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, k1 बराबर 1/2 mu²।
जब उसकी गतिज ऊर्जा जब उसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा देते हैं, मतलब u की जगह u+2 कर देते हैं, तो अंतिम गतिज ऊर्जा जो है k2 उसका मान आया 1/2 mv²। यहाँ v का मान कितना लेना है, u+2, ये यहां मान रख लो, तो k2 बराबर 1/2 mu+2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली ऊर्जा इसकी 2 गुना हो जाती है दूसरे वाली। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करके इसके बराबर रखूं तो दोनों गतिज ऊर्जाएं बराबर होंगी, अर्थात ट्वाइस k1 बराबर k2। और अब इस संबंध से हमारा u ज्ञात हो जाएगा। ट्वाइस k1 का मान कितना है, 1/2 mu² बराबर 1/2 mu+2 का होल स्क्वायर। 1/2 m से 1/2 m कट जाएगा। आंसर क्या बचा, 2u² बराबर, यहाँ पे 2 × u² बराबर u+2 का होल स्क्वायर, u+2 का होल स्क्वायर। और अब तो केवल गणित बची है इसमें, इसको हल करना है, u का मान ज्ञात करना है। 2u² बराबर, इसका होल स्क्वायर कर लो, u² प्लस 4u+4, इन सबको इधर लाओ, 2u² माइनस u² माइनस 4u−4 बराबर 0। क्या बची समीकरण, u² माइनस 4u माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू 0। या तो धाराचार्य विधि से निकाल लो इसके u के मान, या फिर किसी गुणनखंड विधि से u का मान ज्ञात कर लो। धाराचार्य से u का मान देखो कितना आया, u बराबर -b, u की जगह u का जो गुणांक है वो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², b² मतलब u 4 का स्क्वायर 16, -4, a की जगह कितना है 1, c की जगह कितना है -4 अपॉन 2a, 2 × 1, 4 प्लस माइनस 16 प्लस 16 √32, 4 √2 बटा 2, 2 का भाग दे लो, 2 प्लस माइनस 2 √2, 2 प्लस माइनस 2 √2, माइनस वाला वेग तो होगा नहीं, वेग धनात्मक ही होता है। आंसर आया u बराबर 2 प्लस 2 √2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 √2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, आसान है, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो अगला सवाल, एक 2 किलोग्राम का पिंड, एक 2 किलोग्राम का पिंड, एक 2 किलोग्राम का पिंड 10 मीटर की हाइट से, एक 2 किलोग्राम का पिंड 10 मीटर की हाइट से रेत में गिरता है। 2 किलोग्राम का पिंड 10 मीटर की हाइट से रेत में गिरता है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पिंड विराम अवस्था में आने से पहले रेत में 2 सेंटीमीटर धंसता है, 2 सेंटीमीटर गति करता है, प्रतिरोध बल ज्ञात कीजिए। सवाल देखो इजी है, सवाल देखो बहुत आसान है। पिंड का द्रव्यमान कितना बेटा, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का पिंड है और 10 मीटर की हाइट से गिरता है रेत पर और 2 सेंटीमीटर गति करने के बाद रुकता है। ऐसा सवाल हमने पहले भी किसी एक चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है ना, फिर से डिस्कस करते हैं, इजी है। 2 किलोग्राम का पिंड, देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, समझो। पिंड का द्रव्यमान कितना है, 2 किलो, ठीक है। 10 मीटर की हाइट से, ऊंचाई कितनी ऊंचाई से गिरता है, h बराबर 10 मीटर की हाइट से गिरता है और 2 सेंटीमीटर रेत में धंसने के बाद फिर जाके रुकता है। यही सवाल है। तो प्रतिरोध बल ज्ञात कीजिए। जब रेत से वो रुकेगा तो विपरीत दिशा में मंथन बल लगेगा, उस मंथन बल को ही प्रतिरोध बल बोला है। त्वरण भी मंथन होगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि एक पिंड जो है वो 10 मीटर की हाइट से, h बराबर 10 मीटर की हाइट से, बॉल थी वो यहां से, ये जो हाइट है वो 10 मीटर है और इसका द्रव्यमान m2 kg है। ये गिरा यहां पे, गिरने के बाद 2 सेंटीमीटर नीचे गया और फिर जाके रुका, ठीक है ना, यहां जाके रुक रहा है, यहां नीचे रेत है, ये इस रेत में 2 सेंटीमीटर चला गया। तो देखो इसने गति की समीकरण ही काम में लेनी है। जब हमें वेग ज्ञात करना हो, प्रारंभिक वेग, इसका जब हम गिराने वाले थे तो प्रारंभिक वेग 0 है। प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, 0। जब हम इसको 10 मीटर की ऊंचाई से गिरेंगे, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग मुझे ज्ञात करना होगा, यहां पहुंचने वाला वेग ज्ञात करना है।
जितने वेग से ये पृथ्वी की सतह से टकराएगी उतने वेग से धरती में अंदर धसेगी और फिर अंदर जाके v डैश जो अंतिम वेग होगा वो शून्य होना चाहिए। तो दो बार गति की तीसरी समीकरण काम में लेनी होगी। गति की तीसरी समीकरण से, गति की तीसरी समीकरण से, समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अंतिम वेग ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग शून्य। इस स्थिति में देखो v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2a कितना 10, स्वतंत्रता पूर्वक गिरा रहे हैं, इंटू s कितना h, ये जो s है वो आपका h है 10 मीटर नीचे की तरफ ही है। तो v स्क्वायर का मान आ गया 200 आ गया क्या, 200 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो v बराबर 10√2 मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से आपकी वस्तु पृथ्वी से टकराएगी और ये जब अंदर मिट्टी में धसेगी तो उसका प्रारंभिक वेग होगा, ये जो v है वो वस्तु का u डैश होगा और v डैश कितना है शून्य। 2 सेंटीमीटर दूरी जाने के बाद वो रुकती है, 2 सेंटीमीटर दूरी पे नीचे जाने के बाद वो रुक जाती है। तो फिर से यही समीकरण काम में लो, v डैश स्क्वायर बराबर u डैश स्क्वायर प्लस 2as। देखो एक ही बात करेंगे यहां पे, तो बंधन लगेगा ऊपर की तरफ -a, ठीक है ना, मिट्टी जो बंधन पर लगेगी तभी तो रुकेगी। और s कितना आपका, वो 2 सेंटीमीटर है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर। तो वो वैल्यू पुट कर लो, v डैश का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, u डैश जो v के इक्वल होगा tan√2 का होल स्क्वायर, वापिस से 200 हो गया, प्लस 2 इंटू -a इंटू s। 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ 0.02 मीटर, ठीक है ना, मीटर में निकाल लेते हैं। क्या ज्ञात होगा यहां से बंधन बल, 0 बराबर 200, ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 0.02, 0.04a, 0.04a बराबर 200। तो a बराबर कितना हो गया 200 बटा 0.04, पॉइंट हटाओगे ऊपर 100, 4 से काट लो, 5000 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण होगा मंथन, तब जाके वस्तु रुकेगी। हमसे क्या पूछा, प्रतिरोध बल पूछा है, हमसे तो प्रतिरोध बल पूछा है। तो प्रतिरोध बल कितना होगा, ठीक है ना, प्रतिरोध बल न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर ma। m कितना था वस्तु का 2 किलोग्राम, a कितना 5000, ठीक है ना। जो मिट्टी बल लगाएगी ऊपर की तरफ जिसको प्रतिरोध बल बोला है 10,000 न्यूटन। आंसर कितना आया 10,000 न्यूटन, ठीक है बेटा। इस तरह से हमने कुछ न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए। अगली क्लास में हम टक्कर की बात करेंगे। कॉलेज, थैंक यू।